मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आप बहुत बड़ी एजम्पशन कर लो, मैम ये करवा देंगी वो करवा देंगी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपने देखा मैंने 12th की ऑर्गेनिक आपको बहुत बहुत डिटेल में कराई है, मतलब जितना मुझसे हो सकता है उतना मैंने आपको करवाया है, जितना नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ, आपको पता है इनऑर्गेनिक मैम कराने वाली है, ठीक है। और ध्यान रखना इनऑर्गेनिक में हमें कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। एक और चैप्टर था, टोटल 5 करवाने थे, हाँ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, आपका 11th का और 12th का, ठीक है। तो अगर आप ये कर लोगे और आपकी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपका सॉलिड स्टेट बचता है वो मैं एंड में करवाऊंगी, एंड में, ठीक है। पहले हमारा इस पे फोकस करना जरूरी है। और तुम्हें पता है पी ब्लॉक से कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो भी हाई वेटेज का चैप्टर है, उसको भी हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बात पे, पहले हमारा फोकस इस पे है। अब मैम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अगर मैं डिटेल में पढ़ाने जाऊंगी तो मुझे कम से कम चाहिए 7 से 10 लेक्चर, इतना हमारे पास, तुम्हें भी पता है टाइम है नहीं, तुम्हें साफ बता रही हूँ टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, इन चैप्टर के ना वो टॉपिक आपको कराने वाली हूँ जहां से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे आपको पता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसा चैप्टर है, जिसमें स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो वो फालतू के जो आपने 9th 10th में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, डोबर्नियर ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ओक्टेव, ये सब पढ़ा था ना आप लोगों ने, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये सब क्या, ये सब मैं नहीं यस करवाऊंगी, मैम। मैं आपको मुंह पे बोल रही हूँ, ये सब मैं नहीं करवाने बैठी यहाँ पे। ये सब आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। छोड़ भी सकते हो और कर भी सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। तो मैं इसमें मेन क्या करवाने वाली हूँ, मेन मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड्स बताने वाली हूँ जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए मैंने 2 दिन रखे हैं। आज जितना हो जाएगा वो करेंगे, और कल हम क्या करेंगे, बचा हुआ पोर्शन करेंगे प्लस क्वेश्चंस करेंगे। और जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो बेटा आपका जेई मेन का लेवल होगा, ठीक है। तो जो नीट वाले बच्चे हैं वो नीट के पीवाईक्यूज कर सकते हैं, आराम से सोल्व हो जाएंगे। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ अपना लेवल थोड़ा जेई तक लेके चलो, ठीक है। तो अभी मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे 45 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, ठीक है। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ सुमेश सर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ओके। तो इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं ये भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एक तो मैं आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताने वाली हूँ क्या होता है, ठीक है। ये मेन है, बच्चों को पता ही नहीं होता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, और आधे से ज्यादा क्वेश्चन इस इफेक्टिव जेड इफेक्टिव के बेसिस पे सोल्व हो जाते हैं। दूसरा एटॉमिक रेडियस, और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 2 दिन लेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। थर्ड है बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये टॉपिक रहेंगे जो मैं आपको क्लास में करवाने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कौन से वाला, ऑर्गेनिक वाला नहीं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, जिसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, उससे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है बेटा हिस्ट्री वाला टॉपिक, जिसमें मैंने अभी आपको बोला, जिसमें डोबर्नियर ट्राइड हो गया, आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ओक्टेव हो गया, ये सब है, अभी नहीं आते हैं वहां से क्वेश्चन, ठीक है। तो मेन हमारा ये वाला रहेगा। तो आई थिंक मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जब भी हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक का बेस क्या होता है, जीओसी, वैसे ही इनऑर्गेनिक का बेस क्या होता है आपका, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल के दर्शन करने पड़ेंगे, है ना। तो ये पीरियोडिक टेबल आपको आनी चाहिए बेटा, आपको पता है हर जगह यूज हो रहा है, टी ब्लॉक में भी आपको आने चाहिए पीरियोडिक टेबल, है ना। और आपको लेंथेनोड एक्टिनोड्स की सीरीज भी पता होनी चाहिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन से हैं, 13 to 18 कौन से ग्रुप है, तो ये आपको आने चाहिए। क्योंकि ये नहीं आएगा, आप ना आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन कर पाओगे, ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, किसी को नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे जब तक आपको एलिमेंट्स के नेम नहीं पता होंगे। तो मैं ये मान के चल रही हूँ आपको एलिमेंट्स के नेम पता है। अगर फिर भी नहीं पता है तो मैं आपको निमोनिक्स बता देती हूँ, आते हैं नहीं आते हैं, बता दो मुझे एक बार। आते हैं मैम। सबको आते हैं? सबके नहीं आते हैं। कोई कह रहा है सबके नहीं आते हैं, किसने बोला? ओके, आते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए आप ग्रुप 1 to 13 to 18 ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैम नमस्ते। नमस्ते अंशिति, ओके। और जिन्होंने भैया जी जेई का फॉर्म फिल नहीं किया है प्लीज फिल करो, मैम समझ आपने रहे हो? अभी स्टार्ट किया है?
हाँ बस अभी मैम स्टार्ट नमस्ते। करेगा। यश, यश रोलेक्स। नो मैम। अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है, एक वो स्टूडेंट आता था ना यश। गुड इवनिंग बेटा। चलो ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करूँ, ध्यान से सुनना, ये पता चल गया ना क्या पढ़ाने वाली हूँ। और अब ध्यान रखना, नहीं अभी नहीं हुआ, जब होगा बता दूंगी। ठीक है, आप ट्राई करना कि एनसीईआरटी तो आपको फॉलो करनी ही है इनऑर्गेनिक में, नीट वालों को तो करनी ही करनी है, जेई वाले भी प्लीज एनसीईआरटी पे थोड़ा फोकस करेंगे इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और ये एक तरह से क्रैश कोर्स टाइप चलेगा तुम्हारा 11th का, तो मैं सारे टॉपिक नहीं करवाने वाली हूँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। जहां से तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है, जहां से मुझे पता चल सकता है, पता चल रहा है कि तुम्हारे मार्क्स बनने वाले, मैं वो वाले टॉपिक को कवर करवाऊंगी। ओके, तो अब सबसे पहले हम करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आपको पता है, जेड इफेक्टिव से। अच्छा, आप अब मुझे ये बताओ, क्या जेड और जेड इफेक्टिव में डिफरेंस है? जेड एटॉमिक नंबर होता है। अच्छा, और जेड इफेक्टिव? ओवरऑल चार्ज तो आउटरमोस्ट एटॉमिक इलेक्ट्रॉन पे नंबर क्या रखता है। होता है? एक मिनट रुको, चलो अभी आ जाते हैं। जेड क्या है तुम्हारा? एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसके बराबर होता है? आप बोलते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। प्रोटॉन्स। और तुम्हें पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, आपके एटम में क्या है? न्यूक्लियस है। ओके, तो न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, हाँ या ना? यस Yes, मैम। न्यूक्लियस में आप बोलते हो मैम प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स है, ठीक है जी। अब न्यूट्रॉन्स पे आपको पता है कोई चार्ज नहीं होता, यस मैम। प्रोटॉन्स पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन्स ही क्या एटॉमिक नंबर, तो मैं बोल सकती हूँ जो भी एटॉमिक नंबर होगा वही न्यूक्लियस पे चार्ज होगा। बोलो हाँ या ना? यस yes, मैम। ma'am. यस मैम। ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखना। ओके, अभी मैं आपको देखना क्या दिखा रही हूँ, ये क्या है, ध्यान रखना, जो लास्ट वाली शेल में बना रही हूँ वो आपकी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसमें आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मान लो यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इजी चैप्टर है, इजी भी और इंपॉर्टेंट भी है, 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, ठीक है। देखो अभी यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, आपको पता है मैम प्रोटॉन न्यूक्लियस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट्स आ गए हैं। ओके, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, ठीक है, अभी ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने, अभी ज्ञान ही दे रही थी तुम लोगों को। ओके, तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। देखो जितना तुम जल्दी ग्रास्प कर पाओगे उतना मेरे लिए इजी रहेगा आपको समझाना, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज किसको खींचता है, किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो Negative यानी कि ये charge। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। ओके, अगर मैं इस वाले की बात करूं, ध्यान रखना, इधर देखो, इधर यहाँ पे क्या है? ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये भी किसको खींचेगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो एक बात बताओ, जो ये न्यूक्लियस मैंने बनाया है वो किस केस में ज्यादा चार्ज फील कर पा रहा होगा, इस वाले केस में या इस वाले केस में? किस में ज्यादा अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में? फर्स्ट में मैम, फर्स्ट में। फर्स्ट में होगी। फर्स्ट केस Very good। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो भैया जो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है इसको हम क्या बोलते हैं? इनर कोर इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है, दूसरा क्या काम करके रख रहे हैं कि ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोल रही हूँ, वो क्या कर रहे हैं? उसको शील्ड करके रख रहे हैं, स्क्रीन करके रख रहे हैं। समझ पा रहे हो शील्ड और स्क्रीन का मतलब क्या है? जैसे हम अपने मोबाइल में क्या लगवाते हैं, स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं ना, है ना, तो बिल्कुल वैसे ही ये यहाँ पे कर रहा है, वैलेंस शेल को क्या कर रहा है? स्क्रीन करके रख रहा है, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है उतना इसको खींच नहीं पाएगा, हाँ या ना? बोलो। यस मैम। तो मैं क्या ये वाली लाइन बोल सकती हूँ कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो लेस देन होगा एटॉमिक नंबर से। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, सोडियम है, सोडियम है, ठीक है, सोडियम का आपको पता है 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन भी इतने, तो इतना न्यूक्लियर चार्ज होगा। लेकिन क्या मैं बोल सकती हूँ जेड इफेक्टिव भी 11 होगा?
बोलो। नो मैम। नो मैम, कम होता इफेक्टिव है। भी कह रहा होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है? जो एक्चुअल चार्ज फील कर रहा है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये पूरा फोर्स नहीं लगा पा रहा है, स्ट्रोंगली पुल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाओगे जेड इफेक्टिव। तो ध्यान रखना बच्चे, जेड इफेक्टिव कहाँ लगता है आपका? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लगता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आप जेड इफेक्टिव की बात नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पे भैया पूरी अट्रैक्शन लग रही है, ठीक है। स्ट्रोंगली उसको पुल करने में क्या बोलते हैं, कैपेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेटा एक लाइन लिखेंगे, लिखो लिखो, एक लाइन बोल रही हूं, जेड इफेक्टिव की डेफिनेशन लिखो। नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, लिखो एक बार, नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन, आपको मैं इसके नोट्स दे दूंगी, टेंशन मत लो, ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम बोलेंगे जितना न्यूक्लियर चार्ज है वही है जेड, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जेड इफेक्टिव की बात करेंगे, जो कि आपका एक्चुअल जो न्यूक्लियर चार्ज है उससे कम होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हम कहाँ बात करेंगे? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बात करेंगे। तो क्या सबने ये लिख लिया डेफिनेशन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो एक बात Yes, ma'am. बताओ, अगर मैं बोलूं तभी तो आप ये लिखते हो, जेड इफेक्टिव को क्या लिखते हो? जेड माइनस एस, है ना। न्यूक्लियर चार्ज में से जो भी स्क्रीन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अगर उसको माइनस कर देंगे तो वो सारा का सारा आपका क्या आ जाएगा? जेड इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ नेट मतलब एक्चुअल में फोर्स कितना है, लिख सकते हो एफ अट्रैक्शन माइनस एफ रिपल्शन। इसको भी आप क्या बोलेंगे? जेड इफेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। मैम अट्रैक्शन इसको जेड इफेक्टिव क्यों कहेंगे? क्या बेटा? मैम एफ नेट को हम जेड इफेक्टिव क्यों कहेंगे? क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वो यही बोल रही हूँ बेटा। नेट नेट कितना उसने फील किया फोर्स, तो कितना फोर्स किया? जो अट्रैक्शन लग रही है आपके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में, माइनस जो रिपल्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, उनको माइनस करोगे तो नेट आ जाएगा आपका फोर्स, जिसको हम जेड इफेक्टिव भी बोल सकते हैं। क्योंकि जितनी मैंने राम कहानी सुनाई है वो आप जेड इफेक्टिव भी उसको बोल सकते हो। ओके मैम। क्या आप कभी इसमें भूलोगे भटकोगे तो नहीं ना कि जेड इफेक्टिव और न्यूक्लियर चार्ज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नो मैम। आपको आपसे बेटा कोई भी पूछे, आपको सिर्फ एक लाइन बोलनी है कि जेड इफेक्टिव हमेशा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लगता है। अगर कोई बोले भैया हाइड्रोजन में लगेगा क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कैसे बात कर सकते हो? एक ही इलेक्ट्रॉन है, सारा का सारा अट्रैक्शन लगेगा, सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज जेड के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखना। फिर बोल रही हूँ नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। कल इसका जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो करेंगे, देन उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। उसके बाद हम चलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ ध्यान से देखना, मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट भी बोल सकती हूँ। अब Yes, आप ये बोलेंगे कि एस पी डी एफ, ये 4 है। एस पी डी, वंश आ गया क्या? नहीं आया। एस पी डी एफ, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट बता दो, शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर, तो कोई स्टूडेंट है जो बता पाएगा? जस्ट रेज योर हैंड। ओके, किसने किया? ओके, हाँ अर्शिता आप बताओ बेटा। मैम सबसे ज्यादा एस का, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। एस का, पी का, डी का, एफ का। ऐसा क्यों? एस का सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट क्यों है? बताओ। बोला तुमने एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। क्या बोल रहे हो जुबिया? क्या बोल रहे हो बेटा, सुनाई नहीं दिया। मैम वहाँ पे एस एस सब सेल के पास होते हैं, न्यूक्लियस के मोर क्लोज होते हैं इसलिए। ठीक है, वेरी गुड, ओके। देखो, क्या मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि मैम एस वाला जो ऑर्बिटल होता है वो लेस डिफ्यूज होता है, तुम्हें पता है सिमेट्रिकल होता है ना। देखो, मान लो ये एस सब शेल है, सिमेट्रिकल है, सारे इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका, और ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। तो भैया अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मजे से शील्ड कर पाएगा। इन केस ऑफ एफ,
इन केस ऑफ एफ ये क्या है, मोर डिफ्यूज्ड है, पता है ना इसकी शेप कैसे होती है ना। जैसे ही हम एस से पी जाते हैं, पी की आपको पता है डम्बल शेप होती है, फिर डी की हम दिखाते हैं ऑर्बिटल्स दिखाते हैं, डी एक्स स्क्वायर डैश, ऐसे ही एफ की तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, मोर डिफ्यूज्ड होती है। तो जब भैया इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ही सिमेट्रिकल नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या शील्ड कर पाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। इसलिए तो हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में कि एफ का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत पुअर होता है। इट मीन्स जो आपका न्यूक्लियस है और जो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसमें अट्रैक्शन कैसा है, ज्यादा है इन केस ऑफ एफ ऑर्बिटल। क्या ये चीज समझ में आई सबको? यस मैम। यस मैम, यस मैम। ये हम रट्टा जरूर मारते हैं कि मैम एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि ये ज्यादा मोर डिफ्यूज होते हैं, ठीक है, शील्ड नहीं कर पाते अच्छे से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इस वजह से इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। एस वाला क्योंकि सिमेट्रिकल है, न्यूक्लियस के पास है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मजे से शील्ड करके रखेगा आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और बेटा हाँ, इनऑर्गेनिक में बेटा आपको पता है बहुत सारी चीजें क्रैम करने की है, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। रट्टा भी मरवाऊंगी मैं आपको काफी जगह, वो इंपॉर्टेंट होगा, है ना, और याद भी करवा दूंगी, टेंशन मत लो। लेकिन इनऑर्गेनिक में ना अगर आप बहुत सारी चीजें आपस में मिक्स कर दोगे ना तो फंस जाओगे, इसलिए बोल रही हूँ थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करके पढ़ना इनऑर्गेनिक को, तो ज्यादा आप फायदे में रहोगे, ठीक है। चलो इतना हो गया। पहले हमने पढ़ा मैम न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या डिफरेंस है, फिर हमने पढ़ा शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और किसका ऑर्डर होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं आपको एक चीज लिख रही हूँ, तुम बताना सही लिखा है या नहीं। Z effective is inversely proportional to 1 by n, where n is principal quantum number. Principal quantum number. मैम ये ठीक है। ठीक है, यस मैम। देखो यस मैम। अगर n कम होगा, n की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा। अब Z इफेक्टिव में है क्या, अट्रैक्शन ही तो है ना, इसको मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इट मींस उतनी ही ज्यादा अट्रैक्शन है। तो अगर n पास है तो क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगी। दूर होगा तो भैया दूर होगा, यही तो हम पढ़ते हैं कि डाउन द ग्रुप जाते आपका साइज क्या है, बढ़ने लग जाता है, जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर डोमिनेंट नहीं होता, तो यही तो पढ़ते हैं हम, बोलो हाँ या ना। यस मैम। मैम। तो n अगर कम होगा जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो आपकी अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, क्वेश्चन लिख रही हूँ, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन है, इजी है। आपको क्या करना है, जेड इफेक्टिव कंपेयर करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से सुनना। 1s 2s 2p 3s 3p 4s, चलो यहां तक ही कर लो, बाकी रहने तो 4s तब। अब आप मुझे ये बताएंगे किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जिसकी एन की वैल्यू कम होगी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ये लगाऊं, ठीक है। अब मैम 2s और 2p में कैसे आप बताओगे, तो आपको पता है एस में ज्यादा अट्रैक्शन होगी या पी वाले में होगी, यस मैम। तो ये लगा, ठीक है। ऐसे आप आगे भी कर लो, अगर मैं मान लो लिख दूं 4p 4d 4f, तो ऐसे लगा लेना। मैम यहाँ पे इससे का मतलब ये होगा कि जेड इफेक्टिव स्क्रीन इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट के क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम ये भी बता सकते हैं। ओके हाँ बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोल सकते। अभी देखो ना एफ का तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है बेटा, एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत पुअर होता है, और उस केस में आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा या कम होगा, ज्यादा होगा ना, अट्रैक्शन ज्यादा होगी। इधर देखो ये मैंने क्या लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो, ये क्या है, एन है, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन शुड बी लेस, एन कम से कम होना चाहिए। मैं कंपेयर करवा रही हूँ आपको, समझ रहे हो, मैं कंपेयर करवा रही हूँ। 1s और 2s में कंपेयर कराया, 1s का ज्यादा होगा, देन 2s 2p पे गए तो 2s का ज्यादा होगा, क्योंकि s पास है तो उसकी उसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को, सारे के सारे बोलो, यस मैम। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये होगा, मैं यहाँ पे एनर्जी नहीं बता रही हूँ बेटा, यहाँ पे मैं एनर्जी ऑर्डर नहीं बता रही हूँ। अच्छा मैंने यहाँ मतलब कि मैम जितना ज्यादा जाएंगे, जितना दूर जाएंगे उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, मतलब एफ का जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा डी से। हाँ ये बोल सकते हो, ठीक है।
अच्छा Okay, अब ma'am. मेरी बात सुनो, यहाँ पे वो प्रिंसिपल रूल नहीं बता रही हूँ जो आप बता रहे हो कि 4s का ज्यादा होगा 3d से, वो आप जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो वो पढ़ते हो। यहाँ पे मैं z इफेक्टिव को कंपेयर करा रही हूँ। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप n की वैल्यू को देखेंगे, z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और z इफेक्टिव क्या है? अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन। ठीक है, आगे चलू। यस मैम। यहाँ पे आइए, क्या लिखा हुआ है? 4 डिफरेंट आयनिक स्पीसीज। आयनिक स्पीसीज का मतलब समझ रहे हो, कैटायन और एनायन की बात हो रही है यहाँ पे। क्या मैं ये लाइन बोल सकती हूँ? क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ? Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डिवाइड बाय नेगेटिव चार्ज। सोच समझ के बोलना, फिर मैं समझाती हूँ वरना। यस मैम सही है। ठीक है, Z भी क्या है आपका? है तो न्यूक्लियर चार्ज ही, और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होगा, और आपको पता है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इट मींस उतनी ही ज्यादा क्या होगी? जल्दी बताओ। अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन। उतनी ही ज्यादा क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। तो ये वाला भूलना मत। तो मैं आपको क्या करूंगी? पॉइंट बना के दे दूंगी। ठीक है, ऐसे करके लर्न कर लेना। ठीक है, तो ये समझ में z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, और z इफेक्टिव है क्या? अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंपेयर Ma'am, z। जो नेगेटिव चार्ज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे ना? हाँ 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 बेटा, हाँ। ठीक है, अच्छा अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको z इफेक्टिव कंपेयर करना है। ठीक है, ओके। तो ये आपको अलग अलग आयनिक स्पीसीज है, न्यूट्रल, आयनिक, अनायनिक एंड आपका कैटायनिक। ठीक है, तो अगर मैं इसमें लगाऊं, क्या मैं ये ऑर्डर लगाऊंगी इसमें? ध्यान से देखो, Yes, ma'am. ये सिंपल है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना सबसे कम नेगेटिव का होता है, और न्यूट्रल उसके बीच में आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें बात करूं सेकंड वाले में, अगर मैं इसको फर्स्ट सेकंड नाम दे दूं बेटा, तो क्या होगा? Al3+ का सबसे ज्यादा, देन मैग्नीशियम, सोडियम, F नेगेटिव, O Yes, ma'am. N-3। तो ये रहेगा ऑर्डर जब मैं बात कर रही हूँ Z इफेक्टिव का। मेरे दिमाग में यही आना चाहिए कि Z इफेक्टिव क्या है? अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन। और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा। सिंपल, आप डेली लाइफ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है मैम, पेनिट्रेशन पावर का क्या सीन है वो भी बता दो। बताओ, पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? यस मैम। क्या होती है? वही अट्रैक्ट करने की पावर को ही आप पेनिट्रेशन पावर बोलोगे। ठीक है, तो S की सबसे ज्यादा होती है, न्यूक्लियस के पास होती है, हाँ या ना? फिर P की, यस मैम। D की, फिर F की। Then D, then F. ठीक है, अच्छा एक और चीज हम देख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट टू राइट जब मैं जाती हूँ, ध्यान से सुनना, ये है छोटी सी बात लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो बच्चे Z इफेक्टिव का क्या होगा? और अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी, मैं चाहती हूं मेरा एक भी स्टूडेंट इस वाले चैप्टर में से एक नंबर भी ना कटवा के आए। 8 नंबर का चैप्टर है और 8 के 8 नंबर आपके हाथ में होने चाहिए। डाउन द ग्रुप Z इफेक्टिव क्या क्या होगा वो आपको बताना है। देखो, From left to right decrease. Yes, ma'am. Decrease होगा. डाउन द राइट इंक्रीज होगा। एक सेकेंड, Increase होगा. कौन बोला? मैं क्या साइज की बात कर रही हूँ? यहाँ पे रट्टा मार रखा है सब लोगों ने। ठीक है, लेफ्ट, हाँ, ये किसने बोला? ये गुंजन ने भी बोला, बाकी भी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज होगा। Increases. समझाओ कैसे होगा? अब ध्यान से सुनना, इधर देखो, रेड कलर ले लेती हूँ। देखो, मान लो मेरे पास यहाँ पे बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ठीक है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ओके। तो अगर आप बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जो कि आप सबको लिखनी आनी चाहिए, तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p1, हाँ या ना? यस मैम। फैक्टर को, इसको क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p2, 2p2. इसको क्या लिखोगे? 2s2 2p3, यहाँ पे लिखोगे 2s2 2p4, और यहाँ पे लिखोगे 2s2 2p5। यानी कि हमें ना दो चीजें दिख रही हैं बेटा यहाँ पे। एक तो क्या चीज दिख रही है कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ कि हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इट मींस हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इट मींस हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस के ऊपर वो बढ़ रहा है। ठीक बोला मैंने? Yes, ma'am. यस
और चीज हमें क्या दिख रही है कि मैम जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो नया शेल ऐड नहीं हो रहा, सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। 2p1, फिर 2 इलेक्ट्रॉन आए, फिर नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन आए, ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन आए, फ्लोरीन में 3 इलेक्ट्रॉन आए, हाँ या ना। और जैसे ही आपको पता है जब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वहां पे आपको पता है क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आपका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और सेम शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, हाँ या ना। सोचो। Yes, ma'am. और अगर Yes, ma'am. अट्रैक्शन बढ़ेगा इट मीन्स आपका जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा, इधर देखो, ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन बढ़ा, खींचा 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 खींचा, साइज क्या हो गया, साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया। ये वैसे आपने 9th-10th में पढ़ा था, लेकिन ये आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है तो आई होप कि अब आ गया हो। ओके, डाउन द ग्रुप क्या होता है मैम, डाउन द ग्रुप तो सिंपल है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं, यानी कि देखो ये मेरा न्यूक्लियस है, एक शेल यहाँ पे है, जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ एक यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, देख पा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ रहा है, दिख रहा है क्या, मेरे हैंड्स दिख रहे हैं क्या, पीछे चले गए, धीरे धीरे पीछे जा रहा है ना। तो क्या होगा, मतलब अब जो आपका डिस्टेंस है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में वो ज्यादा हो गया। भैया ज्यादा हो गया तो अट्रैक्शन कैसे होगी, नहीं होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो इसलिए जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम कौन से वाला फैक्टर मान के चलते हैं, डोमिनेंट होगा आपका कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है, और जेड इफेक्टिव को मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट है। मैम अट्रैक्शन के कारण साइज घट रही है ना ऊपर में, तो हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैम डाउन द ग्रुप आपने डिस्टेंस बोला, मैं समझा नहीं किस तरह से डिस्टेंस, थोड़ा सा एग्जांपल देके बता दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, आई एम सेइंग, देखो किसकी बात करें हम, सोडियम और पोटेशियम की ले लेते हैं, है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम। सोडियम में क्या होता है, कौन से सेकंड पीरियड का है, 2 शेल होंगी, उसके बाद सोडियम में क्या होगा, 3 शेल होंगे, ऐसे ही पढ़ते हो ना। तो बेसिकली नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है, तो जो डिस्टेंस है, ध्यान से सुनना, आप कंफ्यूज हो रहे हो, जेड इफेक्टिव की बात चल रही है यहाँ पे, क्या नाम है, अनचिट्टी, ठीक है। तो आपका न्यूक्लियस और जो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो उसमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, ये पूछना चाह रही हूँ। मैम कम होगा। कम होगा, और अगर कम होगा तो साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। अट्रैक्शन होती तो साइज कम, अट्रैक्शन कम तो साइज भी ज्यादा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। Yes, ma'am. Yes, Clear. ma'am. Yes, ma'am. बहुत Ma'am- बढ़िया, हाँ हाँ बोलो। मैम थोड़ा लेट मैम ज्वाइन डाउन द ग्रुप जेड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अब क्या लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे, स्लाइड पे तो देखो, या मेरी आवाज सुन रहे हो बस तुम। मैम कांस्टेंट लिखा है। जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि हमारा जो शेल वाला फैक्टर है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, वो आपका डोमिनेंट फैक्टर होगा, जेड इफेक्टिव को हम उसके कंपैरिजन में कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। मैम ये जो सबसे स्टार्टिंग में आपने लिखा है अट्रैक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव, और फिर मैम ये जो आपने लिखा है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, मतलब ये वाला थोड़ा समझा देंगे एक बार, थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी मैं। वो गलत बात है ना बेटा, लेट ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। एक बात देखो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, खुद सोचो, डेली लाइफ से उसको कनेक्ट करके देखो। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, भैया मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है तो मेरे पास ज्यादा पावर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ठीक है, तो अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा। जेड इफेक्टिव का मतलब ही अट्रैक्शन होता है। जब भी जेड इफेक्टिव आ जाए दिमाग में क्या दौड़ाना है, अट्रैक्शन पूछ रहे हैं, अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन। ओके मैम पेंट्रेशन का भी मतलब अट्रैक्शन होता है ना, पेंट्रेशन। हाँ ये बोल सकते हो आप कि, क्योंकि हाँ बोल सकते हो, क्योंकि एस जो है वो न्यूक्लियस के पास है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी, फिर पी दूर जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा। मैम जो आपने बोला यहाँ पे साइज बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव को डाउन द ग्रुप घटना चाहिए ना, कांस्टेंट कैसे हो सकता है, अगर साइज बढ़ रही है तो जेड इफेक्टिव तो घटेगा। जेड इफेक्टिव कहाँ घट रहा है बेटा, मतलब जेड इफेक्टिव वाले फैक्टर को हम मान ही नहीं रहे हैं इसमें। मैं ये बोल रही हूँ जेड इफेक्टिव वाले फैक्टर को आप कांस्टेंट मान के चलो, उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका कौन से वाला फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। एक बात बताओ, जेड इफेक्टिव कब लगाओगे आप, जब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन घुस रहे हैं भाई, समझ रहे हो। डाउन द ग्रुप तो नंबर ऑफ शेल ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर तो डिस्टेंस के साथ भैया खत्म होता जा रहा है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है,
यही तो रामायण कहानी सुनाई मैंने, ये तभी कराती हूँ मैं हमेशा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाली क्लास में, क्योंकि जेड इफेक्टिव ही आप लोगों का वीक रह गया तो गया फिर पूरा चैप्टर। चलो आगे आओ। हाँ आगे है, ये इजी है, ये कर लोगे। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस हम बेसिकली कहाँ डिफाइन करते हैं? रेडियस का क्या मतलब है? साइज से मतलब है, ठीक है, तो आप साइज भी बोल सकते हो। इसका हम ट्रेंड डिस्कस करेंगे, पहले छोटी छोटी चीजें हैं वो देख लो, तुम ही बताओगे मुझे ये। ओके, तो एटॉमिक साइज या रेडियस को हम क्या बोल सकते हैं? देखो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये बॉन्डेड मॉलिक्यूल के केस में ही डिफाइन हो सकता है, ठीक है, जब बेसिकली मॉलिक्यूल आपके एटम्स के बीच में बॉन्ड बना होगा तभी वहां पे आप एटॉमिक रेडियस आप वहां पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये है आपका, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? और क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ ए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये देखो इतना यहां से सेंटर से हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? डायमीटर बोलते हो ना इसको, क्या बोलते हो? देखो Yes, ma'am. ध्यान से सुनो, यस मैम। क्या होता है एटॉमिक रेडियस? सेंटर से आप खींचो, सेंटर पे डॉट लगाओ, दूसरे सेंटर पे लेके जाओ, जो भी ये बनाया है मैंने, सेंटर से लेकर नेक्स्ट वाले एटम के बीच के जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस क्या हो जाएगी? d/2, Half. Yes, ma'am. ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एटॉमिक रेडियस क्या? हाफ ऑफ ए न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यही वाली डेफिनेशन को अब हम क्या करते हैं? इन चारों में लगाते हैं। तो कौन कौन सी रेडियस आपको देखने को मिलेगी? कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, मेटेलिक रेडियस और आयनिक रेडियस, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? कोई बता पाएगा? सिंपल, आप ऐसे जनरली कोई भी बेसिक सा एग्जांपल लेके दे सकते हैं मुझे। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है पहले तो ये बताओ? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस मैम। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसमें बता दूंगी कैसा क्वेश्चन आता है। तो देखो ये क्या होगा? शेयरिंग ऐसे ही होती होगी, ठीक है। अभी मैम आपने एक चीज बोली है, डिफाइन इन ए बॉन्डेड मॉलिक्यूल, तो भैया मॉलिक्यूल तो है, सपोज H2 की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहां से लेकर सेंटर तक दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो जाएगा। और रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? D. ठीक है, तो ये होती है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। मेटेलिक रेडियस क्या होगी? दो मेटल के बीच में, ये देखो इधर, ये क्या हो जाएगा? D, और R क्या हो जाएगा? d/2। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. यस अच्छा, अब ये देखो आयनिक रेडियस को मैं बाद में करूंगी। हाँ बोलो। मैम इसमें उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में और डिस्टेंस भी तो है ना गैप, तो उसमें R तो नहीं बोल सकते ना? नहीं नहीं हाँ, नहीं, एक सेकंड, एक मिनट रुको, ऐसे बनाओ ना, ऐसे बना लो, पास पास है दोनों। अब बोल दूं? यस मैम. ठीक है, ओके। वंडरवॉल रेडियस क्या होती है? वंडरवॉल कहाँ सुना था आपने नेम? याद करो, कहाँ पढ़ा था? जहाँ कोवेलेंट और ना ही आयोनिक हो वहां पे वंडरवॉल होती है, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो वंडरवॉल फोर्सेस सबसे वीक होते हैं। आपको पता है कहाँ पढ़ा था ये हमने? स्टेट्स ऑफ मैटर जो आपका चैप्टर होता था 11th में, वहां पढ़ा था। टाइप। ओके, हरिओम जी। बच्चे क्लास में आया करो, जब मैं रखती हूँ क्लास आप आते ही नहीं हो, है ना। क्लास में आया करो, सारे आप लोगों के लिए ही रखी जाती है। फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे, है ना, फिर उसमें से हो सकता है कि समझ में ना आए, इसलिए प्लीज क्लास में आया करो। ओके, तो मैं बोल सकती हूँ वंडरवॉल फोर्सेस में आप कौन कौन से टाइप पढ़ते थे बच्चे? लंडन फोर्स, आयन इंड्यूस, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, यही सब पढ़ते थे। तो हम क्या कहते थे? ऐसा कुछ बनाते थे उसमें, देखो इधर, में वंडरवॉल होता है, वंडरवॉल नहीं होता। मैं तो बच्चे वंडरवॉल ही बोलती हूँ, हमारे टीचर्स भी वंडरवॉल ही बोलते थे। नहीं, ये स्पेलिंग इसमें ना डबल ए होता है, डबल एल नहीं, ये कह रहा हूँ। हाँ, वो तुम ठीक कर लो, वो मैं मान सकती हूँ कि मेरी गलती हो सकती है, ठीक है, वो तुम स्पेलिंग ठीक कर लेना, उसकी कोई वो नहीं है, ठीक है। चलो, हाँ, तो आप ऐसे ही दिखाते थे। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या हो जाता था? एट एनी इंस्टेंट थोड़ा सा क्या हो जाता? डिस्टोर्टेड हो जाता था। यही पढ़ते थे तुम लोग, ठीक है, हाँ या ना? पढ़ते थे ना हम कि टाइम के लिए क्या करेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी पोलराइजेशन आ जाती थी, तो हम उसको ऐसे ही दिखाते। अब मैं थोड़ा इमेजिन करवा पा रही हूँ तुमको, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था फिर?
ऐसे करके बनाते थे, अलग अलग मॉलिक्यूल आप बना सकते हो, ठीक है। और कैसे बना सकते हो, ऐसा, मतलब मैंने अलग अलग बना दिए। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर रही हूँ ताकि दिक्कत ना आए समझने में, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रही हूँ, ये आपका बी मॉलिक्यूल है, ये ए बी ए बी ए, ठीक है। ओके, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, वही हो जाएगा डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ऐसे ही ये डी इसका बीच वाला और यहाँ वाला बीच वाला हो जाएगा। अब मैम ये क्या पेपर में आता है क्या, देखो पेपर में तो नहीं आता है, पेपर में सिर्फ ये पूछा जाता है बच्चे आपसे कि जो ये चारों आपको दे रखे हैं, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस, में अभी बाद में डिस्कस करूंगी, इनमें से सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होती है। तो आप लोगों को आई थिंक डायग्राम से देखते ही पता चल गया होगा कि मैम सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी, बता सकते हो। वंडरवॉल फोर्स की, फिर मेटल कोवेलेंट की, क्योंकि मैंने आपको 3 ही पढ़ाए हैं, तो ये 3 का ही पूछते हैं वैसे कंपेयर करना, ठीक है। तो वंडरवॉल, मेटेलिक और कोवेलेंट, बस यही पूछा जाता है इसमें से, बेशक सारा भूल जाओ, ठीक है, बेशक सारा भूल जाओ, ठीक है। अब मैम आयनिक रेडियस की क्या बात है, देखो आयनिक रेडियस में क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले ना एक इक्वेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, एक बार आया हुआ है, नीट में आया हुआ है एक बार, तो जेई वाले भी ध्यान देंगे, हो सकता है उनके भी आ जाए। देखो कोवेलेंट रेडियस ना 2 टाइप के उसमें मॉलिक्यूल्स में होती है, एक होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक क्या होते हैं बच्चे, सेम टाइप के एटम होते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया H2, इधर देखो, बोलो, सपोज एग्जाम्पल ले लिया मैंने H2, यही होता है, ओके। इसके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है, ओके। उसके बाद हेटेरोएटॉमिक का कोई एग्जांपल बताएगा, HCl, ये हो जाएगा। अब मैम ये क्यों बता रहे हो, क्या काम का है इसमें, यहाँ पे आपको बेटा एक इक्वेशन ध्यान रखनी है, जिसका इक्वेशन का नाम है स्टेनसन, स्ट्रेनसन एंड चोकियो मेकर इक्वेशन। मुझे भी याद नहीं है क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है, तो इसलिए मैं मतलब मेरे भी लिखा हुआ है नोट, तो आपको एक बार लेकिन हाँ, जब तक नीट और जेई का पेपर नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को याद करना है। मैं कर चुकी हूँ, मुझे नहीं करने की जरूरत, ठीक है। तो अगर बच्चे ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम हो, वहां पे हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, आपको पता है H की अलग है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो दोनों में बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो उस केस में आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेनसन एंड चोकियोमेकर इक्वेशन। मैम वो इक्वेशन क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो D इज इक्वल टू आर ए। आर ए क्या है यहाँ पे, सपोज इसको मैं A मान रही हूँ, इसको मैं B मान रही हूँ, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा EN। EN क्या है, लिख लो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या सिंपल लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम क्या है, लिख लो स्ट्रेनसन, स्पेलिंग देख लेना, चोकियोमेकर इक्वेशन, लिख लिया। फिर बोल रही हूँ इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आया हुआ है लेकिन आप लोगों को करनी है, ठीक है जी, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके, आगे आओ। अपना बेसिक मत छोड़ना, जैसे हमेशा बोलती हूँ GOC नहीं छोड़नी है, वैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का भी बेसिक नहीं छोड़ना है। उसके बाद मैम आयनिक रेडियस, अब आते हैं हम यहाँ पे। तो देखो आयनिक रेडियस में हम कैटायनिक स्पीसीज की भी बात करेंगे और अनायनिक स्पीसीज की बात करेंगे, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, बेशक आप PYQs देख लेना। कैटायनिक स्पीसीज में क्या ये मैं बोल सकती हूँ कि साइज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यस मैम। और यहाँ पे क्या मैं बोल सकती हूँ साइज इज इनवर्सली सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यस मैम। देखो कैटायनिक में क्या होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना साइज कम होगा उसके पेरेंट एटम से। अनायनिक में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका साइज होगा उसके पेरेंट एटम से, क्योंकि तुम्हें पता है क्या होता है कैटायनिक स्पीसीज में क्या होगा, कैटायन जब बनेगा इट मींस वो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज किया तो क्या होगा बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा,
Yes, ma'am. समझाऊं या साइज समझाऊं? स्मॉलर हो जाएगा। समझाऊं? हाँ जी बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? आंचल कुछ कह रही थी क्या तुम? मैम साइज डिक्रीज करेगा आपने जो बोला। ठीक है, ओके, समझाने की जरूरत है तो मुझे बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? वरना हाँ बोलो। क्लियर है मैम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, चार्ज ज्यादा, जैसे मान लो Na+ है और Na है, तो किसका चार्ज ज्यादा है? Na+ का, ठीक है? और साइज क्या हो जाएगा इसका? छोटा हो जाएगा। म्यूट कर लो बेटा खुद को, जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है। अनायनिक में क्या होगा? सपोज Cl नेगेटिव है और आपका Cl है, तो इसका ज्यादा हो जाएगा। मैम एक बार ये बता दीजिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा एक बार। तो वही तो पूछ रही थी मैं, उसी टाइम नहीं बोलते हो तुम लोग। नहीं मैम, मैं तो हाँ, मैं तो इधर देखो सारे, अंकुश इधर देखो, Na+ और Na है, ठीक है? तो आप देखो Na में क्या है? 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, जबकि Na+ में 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैं क्या मान लेती हूँ? 11 बंदे हैं और 11 बंदे प्रोटॉन है और 11 बंदे इलेक्ट्रॉन है। अब तुम मुझे ये बताओ, 11 बंदे 10 को आराम से खींच सकते हैं या 11 बंदे 11 को आराम से खींच सकते हैं? सोच के बताना। 10 को। 10 को। 10 को खींच सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेना। और खींचने का मतलब क्या है? अपनी तरफ क्या कर रहा है वो? Track. Attract कर रहा है। और अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम। डिक्रीज। अभी समझ गए कि Na+ का छोटा क्यों है साइज? यस मैम। यस मैम। ऐसे ही इन केस ऑफ अनायनिक स्पीसीज क्या होगा बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन ऐड होने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 47 स्टूडेंट्स हैं। मैम जो ये 40 H2 लिया है आपने, है ना? ये एक जो है, एक H है, दूसरा H है ना? कहाँ पे बेटा? ऊपर? हाँ मैम, ओ होमो एटॉमिक में तो ये H2 अलग अलग है या H है दोनों? ये H है, ये H है, ये H है, ये Cl है। ओके मैम। अंजिट्टी ऊपर पे ये आ गया कि तुम्हें समझ में? यस मैम। चलो, वो पढ़ते हैं ना होमोजीनियस हिट्रोजीनियस, है ना? वही वाला सीन है। होमो मतलब सेम, हिट्रो मतलब डिफरेंट। हिट्रोजीनियस का एग्जांपल बताना अंजिट्टी। HCl हो गया। नहीं, अच्छा मैं कुछ और पूछ रही थी, हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन का एग्जांपल पूछ रही थी मैं। चलो आगे आओ। चलूं आगे? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो मैम। जल्दी से ना, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो हैंड रेज कर लो एक बार। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो मुझसे पढ़ते हैं वो बच्चे, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। 24 बच्चे, 25, जल्दी। 27, थोड़ा ना बीच बीच में तुम्हें थोड़ा डोज देते रहना चाहिए। 28, बस 28 स्टूडेंट्स आए हैं इतने बैचेस में, मैंने लिंक शेयर किया। सिर्फ वही स्टूडेंट्स हैंड रेज करेंगे जो मुझसे पढ़ते हैं। सूरज, यश, राज, लक्ष्मी बेटा आप नहीं पढ़ते हो ना मुझसे, तो हैंड एक बार डाउन कर दो। हाँ ओके, तो बहुत कम बच्चे हैं भाई, 28 बच्चे। इट मीन्स बाकी सारे सोमेश सर के ही ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को तो फिर यहाँ पे। चलो ओके, आगे आओ। हाँ अनामी हाँ ठीक है, ओके आगे आओ। यहाँ पे मैंने एक चीज लिख रखी है, देखना एक बार। मैंने लिख रखा है जो रेडियस होगा वो अनायनिक स्पीसीज की सबसे ज्यादा होगी, बीच में न्यूट्रल होगा, और लास्ट में होगा कैटायनिक स्पीसीज का रेडियस। क्या ये मैंने सही लिखा हुआ है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक चीज लिखी हुई है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जितने भी मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सब में। तो आपको क्या बताना है बेसिकली? इसमें एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर लगाना है। और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी बोलते हैं। ठीक है, पता है ये वाली चीज? पता ही होगा। ओके, आप क्या करेंगे अब? क्वेश्चन 1, 2, 3। मैम ये पूछ रहा हूँ कि मैम नेगेटिव चार्ज की रेडियस पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा कैसे होती है? वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या वो वाला? अभी तो चलो एक बार देख लेते हैं, इधर देखो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है अंजिट्टी? 17। ठीक है,
तो यहाँ पे 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अब खुद देख लो किस केस में साइज बड़ा होगा, Cl नेगेटिव में या Cl में। Cl नेगेटिव में। समझ आ गया? यस मैम। लेकिन ये तो समझाने का तरीका था। मान लो कोई टीचर तुमसे पूछता है तो कैसे बोलोगे, तो आप ये बोलोगे कि अनायनिक स्पीसीज में क्या होता है, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन रिपल्शन बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो धक्का मारेगा, और धक्का मारेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड होगा तो आपका साइज भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जो रेडियस होती है अनायनिक स्पीसीज की वो ज्यादा होती है, कैटायनिक की सबसे कम होती है, और बीच में क्या होता है आपका, न्यूट्रल वाला स्पीसीज होती है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है अनचिट्टी? ओके मैम। ओके, तो ये बच्चे जो 44 है ना, जिनको जाना है वो अभी जा सकते हो। तुम लोग ये बीच बीच में जाते रहते हो, समझ में ही नहीं आता, या तो ज्यादा ही आता है तुम लोगों को या बिल्कुल ही नहीं आता। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने नहीं पढ़ा, मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ा रही हूँ। या तो तुम्हें ही बहुत ज्यादा आता है कि क्लास छोड़ के चले जाते हो, या बिल्कुल ही नहीं आता तुम लोगों को, इसलिए भाग जाते हो। इधर देखो, यहाँ क्या ऑर्डर लगाऊं मैं, देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 1 में किसका सबसे ज्यादा होगा। -3 कलर चेंज कर लेती हूँ। ये देखो मैंने तो लाइन में लगा दिए ये सारे, ठीक है? यस मैम। देख लो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लगाऊंगी, P-3 S-2 Cl- देन न्यूट्रल वाली स्पीसीज, देन कैटायनिक। कैटायन वाले में भी कौन सा, जिसका सबसे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी कम रेडियस। लेकिन मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर पूछती तो इसका रिवर्स हो जाता। ठीक है, तो ये चीज मत भूलना। यस मैम। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा, क्रोमियम प्लस का सबसे ज्यादा, देन क्रोमियम +3, देन क्रोमियम +6। तो ये हो गया तुम्हारा वो। मैम ये इफेक्टिव रेडियस वाला क्या बोला अभी आपने पॉइंट? मैंने ये बोला अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर पूछती तो इसका रिवर्स हो जाता। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं प्रिया, जो तुम्हारा मिस हुआ ना वो आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना, ठीक है? ओके मैम। ओके, अब आ जाओ हमारा मेन काम जो है, आज हम जो सीखने आए हैं। अभी तक तो सारी मेरे को लगता है उसकी कहानी चल रही थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। तो मैं एक बार आपको और चीजें क्लियर कर देती हूँ, ध्यान से देखना। कलर ले लूं, कलर पिंक ले लेती हूँ। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, और टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा? कहोगे मैम अभी तो बताया आपने। आप क्या बोलते हो मैम, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, साइज डिक्रीज? यस मैम। रीजन टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, अब मुझे ये बताओ, क्या ग्रुप 1 to 18, इतने ही ग्रुप होते हैं ना, 18 ग्रुप होते हैं, क्या ग्रुप 1 to 18 साइज डिक्रीज होगा क्या लेफ्ट टू राइट? एक चीज बता रही हूँ, ध्यान से समझना। जो ये वाला हम बार बार बोलते हैं ना मैम, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा, तो ये हम किसके लिए बोलते हैं बेटा, ग्रुप 1 to 17 के लिए बोलते हैं। जैसे आप ग्रुप 18 पे जाओगे तो वहां पे साइज क्या होता है, कांस्टेंट इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि आपको पता है ग्रुप 18 में क्या हो रहा है, ग्रुप 18 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो रहा है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, उसका इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे ज्यादा साइज किसका हुआ, जल्दी बताओ। नोबल गैस और अगर मैं, ठीक है, और अगर मैं टॉप टू बॉटम बात करूं तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें कुछ नहीं है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बस इतना ध्यान रखना। तुम्हें क्या आदत होती है कि हम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज कर दे तो आप सारा डिक्रीज लगा देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रुप 1 to 17 डिक्रीज होगा, लेकिन एकदम से ग्रुप 18 की तरफ आप जाओगे तो साइज क्या होगा तुम्हारा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब ना हम आते हैं यहाँ पे, नोबल गैस के कारण इसकी साइज इंक्रीज हो रही है। देखो कंसेप्ट वीक रह रहा है तुम्हारा अंकित। लेफ्ट टू राइट हम, मैंने अभी क्या बताया था जब मैं आपको इससे पहले वाला केस समझा रही थी कि लेफ्ट टू राइट में, अरे जिसको जाना है ना अभी मेरी क्लास से चले जाओ। मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है ये तुम बीच बीच में से भागते हो। बेशक यहाँ पे 10 बच्चे बैठ जाओ, लेकिन अभी सारे चले जाओ। मेरे को सबसे ज्यादा इरिटेटिंग मेरी क्लास में यही लगता है, बीच बीच में से भागते जाओगे।
इतना ज्यादा आता था तो मेरी क्लास में मत आया करो तुम लोग। इधर देखो, हाँ तो मैं ये बोल रही थी अनचिट्टी, मैंने अभी क्या बताया था जब मैं कंसेप्ट समझा रही थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, कि जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हो क्या रहा है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यस मैम। तो सेम शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो आप कह रहे हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब अब ग्रुप 17 से ग्रुप 18 जाओगे, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं एक पर्टिकुलर शेल में, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेंट कर जाएगा ओवर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से तुम्हारा साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही तो हम उसमें भी करते थे डी ब्लॉक एलिमेंट में, कि पहले डिक्रीज होता है, फिर बीच में कांस्टेंट, फिर एकदम से इंक्रीज हो जाता है, जैसे हम जिंक पे मूव करते हैं। याद आ रहा है? यस मैम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिपल्सन के कारण इसकी साइज बढ़ जाती है। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से नोबल गैस का साइज ज्यादा हो जाता है, ठीक है। आगे चलिए। ओके, तो अभी हम बात करेंगे एटॉमिक साइज इन पीरियड्स, ठीक है। तो पीरियड नंबर 1 देखो, पीरियड नंबर 1 में कौन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो हाइड्रोजन का साइज ज्यादा है हीलियम का, जल्दी बताओ। हीलियम। हीलियम का। हीलियम का ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? वही है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नोबल गैस है। जो भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी है दे दो, पेपर में तो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे नहीं। ओके, पीरियड 2 में क्या सीन है, इधर देखो। ये क्या है, लेफ्ट टू राइट है, लिथियम सेकंड पीरियड का, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ डिक्रीज करेगा, यस मैम। डिक्रीज करेगा, फिर एकदम से साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। सेम मैं यहाँ पे भी बोल सकती हूँ, देखो इधर, देखो बिल्कुल सेम है। देखो जहां पे भी एक्सेप्शन आएगी ना, मैं वहां पे आपको मार्क करवा दूंगी कि ये एक्सेप्शन है, ये रट लो, जितनी जल्दी रटोगे उतने सही रहेगा। तो यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, साइज डिक्रीज ही होगा, और आर्गन पे जाते जाते साइज इंक्रीज होगा। लेकिन जब मैं बात करती हूँ बेटा पीरियड 4 की, जिसमें आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, अब ये मत कहना कि मैम डी ब्लॉक पढ़ा नहीं है, पढ़ चुके हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही मैं स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाती हूँ तो साइज डिक्रीज करता है, और जैसे ही आयरन कोबाल्ट निकल तक जाती हूँ तो मेरा साइज कांस्टेंट हो जाता है, याद करो। यस मैम। यस मैम। और जैसे ही मैं कॉपर से जिंक Yes, की ma'am. तरफ जाती हूँ साइज इंक्रीज कर जाता है। रीजन वही है जो नोबल गैस में देखा था, क्योंकि जिंक में भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से रिपल्शन वाला फैक्टर डोमिनेंट कर जाता है। तो क्या ये तुम्हें पीरियड में एटॉमिक साइज बताने आ रहा है? देखो एक बार ठीक है, पीरियड में बता दो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। यस मैम। तो आयरन से सिमिलर होता साइज। क्या बोल रहे हो बेटा दीपांशु? एमएन का भी एफई से सिमिलर साइज होता है, मैंगनीज का आयरन से कांस्टेंट होते हैं दोनों ये भी। हाँ तो मैंने कब बोला, यहाँ तक बोला ना मैंने, एमएन तक बोला, आगे तो कांस्टेंट ही है यहाँ तक, यस मैम। ठीक है। मैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसमें रिपल्सन है वो ना के बराबर हो जाता होगा ना, इसलिए कांस्टेंट नहीं, हाँ इसमें अट्रैक्शन वाला फैक्टर और रिपल्शन वाला फैक्टर जो दोनों जो है वो काउंटर बैलेंस कर लेते हैं, इसी वजह से साइज जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, रेडियस जो होती है वो सेम रहती है। ये लो बैक स्लाइड ले लो भाई तुम। मुश्किल है ये चैप्टर? नो मैम। इसके क्वेश्चन भी मैम आप ये जो पीडीएफ है इसे भेजेंगे ना ग्रुप पे? हाँ भेजूंगी बेटा। चलो मैम क्वेश्चन कब करेंगे, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये 2.5 घंटे का चैप्टर है बेटा, है ना। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में कर पाते हो। अभी देखो मैं 4:30 तक क्लास ले पाऊंगी, उसके बाद मेरी क्लास आगे, तो आज जितना होगा ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कम से कम 15 to 20 क्वेश्चन तो पक्का करवाऊंगी, ठीक है। चलो आगे आ जाओ जल्दी, हम कर लेंगे आज ही। हाँ हो जाएगी। जो अपनी रेगुलर क्लास लगेगी ना इसी का, और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उसमें हम जितना किया है आज उसके बेसिस पे हम करेंगे, ठीक है। ओके चलो आगे आ जाओ इधर, ठीक है। अभी ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में देखो क्या है, अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 की, तो बेटा इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये रेगुलर जैसे आपका इंक्रीज करता है साइज डाउन द ग्रुप, ये भी इंक्रीज करेगा। तो जहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है वहां पे मैं कुछ आपको मार्क नहीं करवाऊंगी स्पेशल,
ठीक है, जहां पे एक्सेप्शन होगी वहां पे मैं क्लाउड बना दूंगी ताकि जब आप नोट्स से रिवाइज करें तो आपको पता रहे। ठीक है, ओके। यहाँ पे भी क्या है बच्चे, ग्रुप 2 में क्या लिखोगे, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राज। ग्रुप 1 में क्या बोल सकते हो, हाय लीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, नीचे वाले मैं नहीं लीना की रब से एलिमेंट्स, बिकॉज वो क्या है तुम्हारे रेडियो एक्टिव है तो उसको हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं जितने लिख रही हूँ उतना याद करना ही तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, इसमें भी साइज क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, देयर इज नो एक्सेप्शन इन ग्रुप 2 एज वेल। ठीक है, ओके। ग्रुप 13 में एक्सेप्शन है, देखो ग्रुप 13 में आप क्या पढ़ते हो, बैंगन आलू गाजर इन थैला, आप ये पढ़ते हो ना। यस मैम। यस मैम। होना तो क्या चाहिए, डाउन द ग्रुप साइज क्या होना चाहिए आपका, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, ये पलट जाते हैं दोनों, गैलियम ऊपर आ जाता है, एल्यूमिनियम नीचे आ जाता है। अब आप बोल सकते हो कि डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा, साइज इंक्रीज होगा। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, देखो जहां जहां एक्सप्लेनेशन है वहां वहां मैं दूंगी, जहां पे नहीं है वहां पे मैं सीधा बोलूंगी भाई रट्टा मार लो। ठीक है, ओके। गैलियम और एल्यूमिनियम में क्या है मैम, गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए लेकिन गैलियम का साइज छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि गैलियम में कौन से इलेक्ट्रॉन फिल होने स्टार्ट हो गया बच्चे, डी वाले इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होने लग गए। और आपको पता है डी का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है, जल्दी बोलो। कम। कम है, पुअर है, पुअर मतलब बहुत ज्यादा पुअर तो नहीं है, एफ से तो बहुत बेटर है, बट एज कंपेयर टू पी वो कम है। तो अगर कम है तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज, जल्दी बोलो, छोटा हो जाएगा। छोटा। यस गैलियम मैम। का साइज जो होता है वो एल्यूमिनियम से छोटा होता है। बस ये दो एटम की, दो एलिमेंट की आपको एक्सेप्शन याद रखनी है इन ग्रुप 13। ठीक है, बाकी में मैम, बाकी में सेम चलेगा, साइज इंक्रीज होगा। मैम इसमें ये लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख दीजिएगा थोड़ा सा, गैलियम मैं और एल्यूमिनियम। मैं बता दूंगी, मैं बता दूंगी। पहले यहाँ पे लिख लो तुम सारे बच्चे, 15 में लिख लो, 16 में लिख लो, 17 में लिख लो। नहीं अर्शिता, वो आयनाइजेशन एनर्जी में होगा, आयनाइजेशन एनर्जी में होता है वो मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी में बोलूंगी, जिसमें इंडियम और थैलियम में डिफरेंस होता है। यस ठीक है, मैम। 15 लिखो, 16 17 18 इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें जैसे रेगुलर आपका साइज इंक्रीज होता है वैसे ही होगा। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, या तुम एक काम करो, तुम सीधा लिख लो कि सिर्फ ग्रुप 13 में एक्सेप्शन है, बाकी किसी में नहीं है। साइज इंक्रीज इसमें भी लिख लेना, साइज इंक्रीज, और इसमें भी लिख लेना साइज इंक्रीज, लिख लोगे। इसमें क्या रीजन लिख देती हूँ, गैलियम में क्या होता है, फिलिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन विच है शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट। समझ जाओगे अनचिट्टी। यस मैम। ठीक है, जिसकी वजह से मैं लिख देती हूँ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी और साइज कम हो जाएगा। मैम हाँ दीपांशु, मैम आईएन और टीएल में सिमिलर साइज होता है। इंडियम और थैलियम में देखो इतना ज्यादा सिमिलर ma'am? होता है, लेकिन आपने देखा होगा थैलियम का साइज जो होता है वो बड़ा होता है इंडियम से। वो इसलिए होता है क्योंकि इंडियम और थैलियम में क्या होता है, जब आप इंडियम से थैलियम की तरफ मूव करते हो तो 4f इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका शील्डिंग इफेक्ट इतना खास नहीं होता, बहुत ही खराब होता है। तो इस वजह से दोनों का साइज मतलब सिमिलर सा होता है। लेकिन जब मैं बात करूंगी आयनाइजेशन एनर्जी का तो उसमें उल्टा हो जाएगा, उसमें थैलियम ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये Yes, ma'am, एक्सेप्शन में आ ऐसे जाता ही है कि सुना हूँ, इंडियम। प्रभु में भी ऐसे हो रहा है। एक सेकेंड, अनचिट्टी तुम बोलो, फिर दीपांशु तुम्हारे पास मैं आता ये हूँ। कह रहा हूँ कि इंडियम और थैलियम में आपने बोला कि साइज सिमिलर हो जाता है ना, लेकिन वो मैंने नहीं एक्सेप्शन। बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला क्योंकि दीपांशु ने बोला कि मैम सिमिलर होता है, तो हाँ सिमिलर हो सकता है, क्योंकि क्योंकि जिस बुक से मैंने देखा वहां पे सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा तो डिफरेंस है इंडियम और थैलियम के बीच में एटॉमिक रेडियस में। अगर किसी बुक में, हाँ किसी बुक में लिखा हुआ है सिमिलर है, उसका रीजन ये दिया होगा कि थैलियम में, क्योंकि जब आप जाते हैं इंडियम से थैलियम की तरफ तो 4f में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से साइज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। हाँ अभी बोलो क्या बोल रहे थे, क्या नाम है दीपांशु। मैम एसएन और पीबी में सुना हूँ, प्रभु में भी सिमिलर साइज होता है। किसमें, सुना हूँ प्रभु में, कार्बन फैमिली में। टिन और लेड में साइज सेम होता है। एसएन में मैम, पीबी में हाँ मैम। कितना होता है मेरे को एग्जैक्ट तो तुम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बता पाओगे। मैम ये तो नहीं चला मैम, लेकिन जब पढ़ाया कोई था नहीं, ना मैं मैम, तो हमें ये बताया था कि इनमें सिमिलर साइज होता है ऑलमोस्ट।
मैंने ही बताया था। ऐसा आपने अभी एक बार बताया था, स्कूल में भी बताया था। मैंने कब बताया? मैंने तो ये चैप्टर ही फर्स्ट टाइम करा रही हूँ मैंने तो बोला ही नहीं एक बार भी। मैंने स्कूल में बताया होगा। हाँ स्कूल में बताया होगा, ठीक है, कि ये होता है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार रुको, मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, फिर भी मैं टिन और लेड का साइज चेक कर लेती हूँ। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो मैंने रट नहीं रखी है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं बताती हूँ। जब भी ऐसे केस में फंसो ना दीपांशु, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चेक कर लिया करो कि क्या हो रहा है एग्जैक्ट में, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है तो एक बार खुद से भी चेक करो, ठीक है। तो मैं 1 मिनट में अभी चेक करके बताती हूँ। मैम पेपर में ये तो नहीं पूछता ना सिमिलर साइज या ना डिफरेंट ना साइज? ना 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 ना, सिर्फ एक्सेप्शन पूछते हैं, सिमिलर वाला नहीं पूछते हैं। हाँ ठीक है, मतलब ज्यादा तो होता है लेकिन ओवरऑल सेम नहीं होती है, सिमिलर नहीं होती है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन बिल्कुल सेम भी नहीं है, डिफरेंस होता है लेकिन कम होता है। तो हम इस पे नहीं जाना, हमें इस पे जाना है कि हो क्या रहा है। तो साइज इंक्रीज है डाउन द ग्रुप, सॉरी साइज इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, बस ये ध्यान रखना है तुमको, ठीक है। ओके। चलो आगे चलो। एक्सेप्शन कहाँ पे है मैम? अभी तक गैलियम और एल्यूमिनियम में है, ठीक है। चलो ओके, अभी आओ क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। ये वाला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कंपेयर साइज एंड एटॉमिक रेडियस। शुरू हो जाओ। बोरोन, कार्बन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, इसका आपको क्या बताना है? एटॉमिक साइज कंपेयर करके बताना है। बोरोन से सिलिकॉन बढ़ेगा। ओके, तो तुम कह रहे हो ये। हम कार्बन तक डिक्रीज होगा, फिर अरे कार्बन के सीधा बाद बोलो ना बढ़ेगा। कि क्या क्या होगा, मतलब ऐसे क्या, मतलब पहले बोलो मैम बोरोन का होगा या कार्बन का होगा, एल्यूमिनियम का होगा या सिलिकॉन का होगा? होगा किसका होगा? मैम, एल्यूमिनियम का होगा पहले। ओके, एल्यूमिनियम का होगा पहले। चलो इसको ना ऐसे किया करो, ऐसे क्वेश्चंस को देखो इधर, बैंगन आलू नीचे आता है ना, कार्बन सिलिकॉन ऐसे आता है, ठीक है। तो अब ये देख, एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा, देखते हैं। इधर देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज। है यार, तुम क्या बोल रहे हो? डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है, ओके। मैम, तो इंक्रीज अब होता मुझे है, ये नंबर बताओ, ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। सिलिकॉन मैम इंक्रीज हाँ तो Increase इंक्रीज होगा। होगा। तुम लोग ही बोल रहे हो कुछ बच्चे डिक्रीज होगा, तो मैं वही पूछ रही हूँ, ठीक तो हो तुम लोग? इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप भाई। हमने तो इंक्रीज बोला है। यस बोला है, यस मैम। ठीक है। चलो छोड़ो Yes, इसको, जिसने भी बोला है इंक्रीज होता है। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकती हूँ? मैम, इंक्रीज होगा ना। अरे हाँ बेटा हाँ। बोरोन क्या है? ग्रुप 13 का है, और कार्बन क्या है? ग्रुप 14 का है, ठीक है, ओके। अभी देखो, डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का साइज ज्यादा होगा बोरोन और कार्बन से? क्योंकि कौन से वाला पॉइंट लगा रही हूँ? पहले वाला जो मैंने बोला, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। अब हम देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो मतलब एल्यूमिनियम जीत गया, जैसे कि इसने कहा था अंकुश ने, फिर सिलिकॉन, फिर बोरोन और फिर कार्बन, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इस सबको हटा के ये वाला ऑर्डर लिख लो जो मैंने यहाँ पे लिखा है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बोरोन और कार्बन। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं लेकिन इजी भी होते हैं। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बोरोन और कार्बन, ठीक है। आगे आओ आगे आओ, यहाँ पे भी वही सीन होगा। सबसे पहले आप लिख लो इसको, कैसे लिखोगे? न्यूज़पेपर, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है। तो आपको पता है सल्फर का सबसे किसका ज्यादा होगा? फोस्फोरस का ज्यादा होगा, फिर सल्फर का, और फिर नाइट्रोजन का, और फिर नाइट्रोजन। होगा ऑक्सीजन का होगा। तो PSNO लिख लो यहाँ पे, जैसे भी तुम्हें लिखना है वैसे लिख लो। हाँ क्या आपने बोलो। सॉल्व कैसे करेंगे कि पहले पीएस को लेंगे फिर ऊपर वाले को लेंगे?
देखो पहले तो ये बोलोगे ना, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है चिट्टी, यस मैम। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन नीचे आ रहे हैं ना, तो पहले मतलब उनका साइज बड़ा होगा बोरोन और कार्बन से। यस मैम, फिर हम BC को कंपेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ठीक है, सबको क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। चलो यस मैम। यस मैम। ये तो सिंपल है, इसमें एनायनिक स्पीसीज का ज्यादा होगा देन यस मैम। न्यूट्रल वाले का, देन आपका केटायनिक वाले का। ओके, इसमें ना एक चीज लिखवा रही हूं मैं, इसको नोट डाउन करो कि एक्सपेरिमेंटल जब आप वैल्यू देखोगे तो H नेगेटिव का जो साइज है ये काम आएगा, वो सिमिलर होता है I नेगेटिव के, और ये काम का है इसलिए लिखवा रही हूँ। H नेगेटिव का साइज सिमिलर होता है I नेगेटिव के साइज के, समझे इस चीज को? लिखो इसको एक बार, स्टार बना के लिखो। मैम इसका रीजन नहीं है? नहीं, ये जो उसमें हम पढ़ते हैं ना हाइड्रोजन चैप्टर में, वहां पे आता है ये थोड़ा बहुत, ठीक है? लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखना है आपको, H नेगेटिव सर I इसमें नेगेटिव, क्योंकि जो सर आपके मैम हाइड्रोजन और हेलोजन की प्रॉपर्टी है ना वो मैच करती है, इसी वजह से बोला H नेगेटिव इज। देखिए इसमें उसमें रीजन नहीं दे रखा, तो इसका कोई रीजन होगा ना कहाँ कि पे नहीं दे रखा रीजन? H नेगेटिव I नेगेटिव के सिमिलर है क्योंकि क्यों? बच्चे हाइड्रोजन वाला जो तुम्हारा चैप्टर है उसमें जब आप पढ़ोगे तो हाइड्रोजन की कुछ कुछ प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से रिजेंबल करती है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी आपकी हेलोजन से रिजेंबल करती है, इसलिए बोला गया है कि H नेगेटिव का साइज सिमिलर होता है I नेगेटिव के। ओके मैम। इधर आओ, यहाँ पे क्या लिखोगे? C4 नेगेटिव का सबसे ज्यादा N-3, O-2, देन F-। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम 2 घंटे और चाहिए बेटा इस चैप्टर को, तो हो सकता है थोड़ा जल्दी बुला लूं। चलो आगे देखो, इधर प्रॉब्लम। हाँ क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ बोला गया तुम लोगों ने? नोट डाउन पेज में। नो मैम। ओके, इनको कैसे कंपेयर करोगे? जो मैंने ये वाला पॉइंट बताया वो इसलिए लिखवाया था क्योंकि जो 5th पॉइंट है इसमें ये वाला यूज होने वाला है, क्योंकि I नेगेटिव का साइज क्या है? ज्यादा है, मतलब H नेगेटिव के सिमिलर है, और आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। तो क्या मैं ये ऑर्डर लगाऊं? देखो एक बार सारे। मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गए? Yes, ma'am. 5 क्वेश्चन। चलो, यही क्वेश्चन आपके PYQs में भी है, तो मैंने कुछ कई अलग से भी उठाया है, ये आपके PYQs से ही उठाया है। आगे आओ। ओके, तो जो आपका भी टेस्ट होने वाला है बेटा संडे को, स्पेशली नीट वाला, क्योंकि जेई का तो मुझे पता नहीं है ना क्या पेपर बना हुआ है, तो नीट वालों का जो पेपर बना हुआ है उसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो अगर किसी बच्चे ने वो 2 क्वेश्चन गलत कर दिए फिर देखना चाटा लगेगा उनको। आगे आओ। हमारा पेपर आप बनाते नहीं हो? नहीं, मैं नहीं बनाती हूँ पेपर, कौन बनाता है? टीम है बेटा पूरी, वो बनाती है। हाँ, इतना क्या टाइम है कि बस टीचर्स के पास पेपर भी बनाएंगे हम, ठीक है? लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा बहुत पता रहता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलो ओके, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? देखो वही जो आप करते हो, ध्यान रखना। क्या बोलते हो आप? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, वो तुम्हारा क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी होता है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर कहाँ से निकालने के लिए? आइसोलेटेड गैसियस एटम से बाहर निकालने के लिए, मतलब मैं यहाँ पे गैसियस एटम की बात कर रही हूँ, ध्यान रखना, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? उसको निकालने के लिए डेल्टा एच बेटा एनर्जी रिलीज होती है। डेल्टा एच आप बताओगे कि नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? एंथैल्पी इज डिफरेंट, आयनाइजेशन एनर्जी इज डिफरेंट। अरे दोनों बिल्कुल ही अपोजिट है, ठीक है? तो इसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, लगेगी, रिक्वायर्ड, या बोल दो कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी, वो आपका आयनाइजेशन एनर्जी होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये पूरा का पूरा जो आयनाइजेशन एनर्जी वाला प्रोसेस है, होल प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, बोल सकती हूँ मैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एंथैल्पी बोलूं तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यस मैम। और इस बार मुझे संडे को ना, तुम में से बहुत बच्चे मुझे टेस्ट का स्कोर नहीं शेयर करते हो भाई, मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या कर रहे हो? क्लास में भी चुप, टेस्ट का भी शेयर नहीं करते हो, तो सारे बच्चे शेयर करोगे इस बार।
चलो आगे आओ, डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया, पता चल गया क्यों। Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का, तो वो क्या है, देखो देखो ध्यान से सुनो, ये आपका गैसियस एटम है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मेटल पे क्या आएगा, मतलब कोई भी आप एलिमेंट ले लो, या सपोज मैं मेटल की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी 1। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी 2, और ऐसे ही 3। हाँ या ना, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मुझे ये बताओ कि आयनाइजेशन एनर्जी 3 ज्यादा Yes, होगी, ma'am. 2 ज्यादा होगी, या 1 ज्यादा होगी। 3. 3 ज्यादा होगी, क्यों 3 ज्यादा होगी, रट्टा तो हमने बहुत अच्छे से मार रखा है कि IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ध्यान से देखो, यहीं पे आंसर है तुम्हारा। मैम क्योंकि मैम इसमें थर्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज आ निकालने के गया तो ज्यादा वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन चाहिए जल्दी ना। यूज नहीं करेगा। वो तो पता है, थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ठीक है आप बोलते हो, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है ये तो बताओ। तुम कह रहे हो ये कोई रीजन नहीं है थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी, क्यों, ऐसा क्यों है। मैम क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया वेरी बाद में, इसलिए। ठीक है, बोल रही है गुंजन, लेकिन रवनीत पे आ रहा है कि वो बोल रही है, अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो भैया हिला के दिखाओ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को, है ना, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है सभी को। देखो इसमें ना Yes, छोटे ma'am. छोटे रीजन होते हैं, बस उसको ध्यान रखो। और आप खुद देखोगे कि मोस्टली क्वेश्चन में, स्पेशली इनऑर्गेनिक के केस में, पीरियोडिक वाले चैप्टर में, हर जगह एक रीजन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जो कि कॉमन होगा हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या मैं सिंपल यहाँ पे ये बोल दूं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो। मैम ये सारे गैसियस एटम है ना, इधर जो साइड में लिखे हैं रिएक्टेंट हाँ में। हाँ, ये गैसियस है बेटा, सॉलिड दिख रहा होगा ये तुम्हें, गैसियस एटम है, ठीक है। मैम ये आगे तो चलो। फिर मैम ये फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये केवल गैसियस एटम के लिए ही वैलिड है। हाँ बोल सकते हो, क्योंकि निकालोगे कहाँ से आप, गैसियस एटम से निकालोगे ना। जैसे और तभी मैम तो जो ये आपने बोला तभी कि इलेक्ट्रॉन, मैं आपने एक और बात बोला कि इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे हम, जो उसमें एनर्जी लगाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब तो होगी लेकिन रिलीज भी तो होगी। लेकिन देने में जितनी रिलीज होगी उससे ज्यादा आपको देनी पड़ रही है, तो ओवरऑल प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक, ओके मैम। उसको फिर, है ना। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी कैसा प्रोसेस है, पूरा एंडोथर्मिक है। अब जल्दी आओ, यहाँ पे फैक्टर देखते हैं जल्दी, टाइम है ना तुम्हारे पास 10 मिनट अभी। यस मैम। Yes, ओएस ma'am. ओएस का मतलब क्या है, मैम जो आपने पीछे ओएस के डायरेक्टली Yes, परपस में लिखा था, ओएस का मतलब देखिए क्या? मैंने नहीं बताया था आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके मैम। आई थिंक बोल दिया था बट लिखना भूल गई हूँ, सॉरी। चलो आगे आओ, मतलब पूरा तो नहीं होगा आयनाइजेशन एनर्जी, बट फैक्टर देख लेते हैं इसका। ओके मुझे ये बताओ, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, पहला पहला फैक्टर, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes. दूसरे फैक्टर पे आओ, जितना साइज ज्यादा होगा Yes, ma'am. आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तीसरा बच्चे, क्या मैं बोल सकती हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर, यस मैम। मतलब एस का ज्यादा है, पी ज्यादा, टी एफ, और उसके करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे मेरी तरफ से लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना, कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी हाफ फील्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हाफ फील्ड और जो फुल्ली फील्ड होगी वो ज्यादा होगी उसके नेबर से एज कंपेयर टू पार्शली फील्ड, ठीक है। ये लाइन समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि मैम ये आप क्या कहना चाह रहे हो। बस ये ध्यान रखना, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। मैम समझ नहीं आई। तो मैंने क्या बोला, नहीं समझ में आई तो क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। आगे आ जाओ, देखो कैसे करेंगे इसको। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, एक चीज ध्यान रखना कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज Side decrease. Decrease कर डिक्रीज होता है, अट्रैक्शन बढ़ती है, ठीक है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, ठीक है, मैं ये लिख रही हूँ। ओके, तो अगर इसके अकॉर्डिंग चलूं
तो देखना एक बार मैं क्या लिखूं यहाँ पे, बेरिलियम आएगा पहले, फिर आपका बोरोन आएगा, फिर आपका कार्बन आएगा, यही। तो साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, बोलो। Yes, ma'am. साइज के Yes, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, कार्बन की, बोलो, फिर बोरोन की, हाँ मैम। और फिर Then बेरिलियम beryllium. की। लेकिन तुम लगाते हो बेरिलियम में कौन से वाला फैक्टर कि मैम ये तो 1s2 2s2 है, जबकि बोरोन हमारा 1s2 2s2 2p1 है। और मैम ने अभी बोला कि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन इज मोर देन इट्स नेबर, उसके पड़ोसी के साथ वाला। देखो बेरिलियम का पड़ोसी कौन सा है, बोरो बोलो जल्दी, बेरिलियम का पड़ोसी कौन है, बोरोन। तो कार्बन को मत उससे वो कर देना, ज्यादा कर देना, समझ रहे हो मेरी बात। कार्बन की हमेशा ज्यादा रहेगी देन बेरिलियम की, देन बोरोन की। आपको उसके पड़ोसी को देखना है, कहीं पता चले कार्बन की भी कम कर दो उससे, बेरिलियम से, ठीक है। ये वाला फैक्टर हमेशा ध्यान रखना जो मैंने बोला है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इज मोर देन इट्स नेबर एज कंपेयर टू पार्शियल फिल्ड। अभी Okay, समझ में ma'am. आ गया। हाँ मैम। मतलब कि उसके पास वाला एटम जितना होगा उससे ज्यादा होगा, अगर दूर एक थोड़ा सा भी। उससे कंपेयर करना अनचिट्टी, उसके पड़ोसी से कंपेयर करना है। अगर वो फुल्ली फिल्ड है तो उससे पहले आ जाएगा, अगर पार्शली फिल्ड है तो जैसे हम ऑर्डर पढ़ते हैं, ऑर्डर लगाते हैं, वैसे लगाओगे, ठीक है। Okay, ma'am. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन का होगा, फिर बेरिलियम का होगा, फिर बोरोन का होगा। समझ गए? मैम Yes, समझ ma'am. नहीं आया मैम, डिवीजन रिपीट कर लिखने की, दीजिए। यश देखो, कार्बन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए लेफ्ट टू राइट, है ना, मैम आयनाइजेशन एनर्जी। फिर किसकी होनी चाहिए बेटा, बोरोन की होनी और चाहिए, फिर होनी चाहिए बेरिलियम की, आइडली, है ना। जितना मैंने सिखाया आपको, अगर हम रेगुलर ट्रेंड देखें विदाउट एनी एक्सेप्शन। बट हमें पता है बेरिलियम का 1s2 2s2 होता है, इसका 1s2 2s2 2p1 होता है, ये फुल्ली फिल्ड होता है, ठीक है। अब फुल्ली फिल्ड है तो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इज मोर देन इट्स नेबर। तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें ये तो पता चल गया मैम बेरिलियम की ज्यादा होगी, लेकिन किससे ज्यादा होगी, उसके पड़ोसी से ज्यादा होगी, ना कि उसके दूर वाले रिश्तेदार से। समझे? यस मैम, मैम आ गया। चलो, मतलब तुम्हें डेली लाइफ एग्जांपल देना पड़ेगा मुझे। ओके, आ गया हो। इसमें भी सेम फंडा है, पहले लिख लो। बेटा मांगे कार सेंट्रो, बैंगन आलू गाजर, काशी गए शिव पार्वती, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, साइज डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो सिलिकॉन की सबसे ज्यादा होगी, बोलो हाँ या ना, बोल दो। फिर आप कहोगे मैम एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए, फिर आप बोलोगे मैग्नीशियम की, बट होती किसकी ज्यादा है, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p6 फुल्ली फिल्ड है, तो मैग्नीशियम पहले आ जाएगा, हाँ या ना, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। तो ये रहेगा आपका सेकंड क्वेश्चन का ऑर्डर। क्लियर है? ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम, कल पीरियड वाइज देखेंगे कैसे वेरिएशन है, उसके बाद हम एक्सेप्शन देखेंगे, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में एक्सेप्शन है, उसके बाद हम डी ब्लॉक में भी देखेंगे, 3 बजे होगी। फिर क्वेश्चन करेंगे। नहीं अभी खत्म नहीं हुआ एक्चुअली, देखो बहुत सारा ही है कोई बात नहीं, कल इसको कर लेंगे। नहीं टाइमिंग 3 बजे ही रहेगी, और थोड़ा एक्स्ट्रा ले लूंगी क्योंकि एक्चुअली अभी मेरी क्लास है बेटा 5:30 पे, तो इसलिए मैं एक्सटेंड नहीं कर सकती हूँ इस लेक्चर को। तो जितना करवाया उतना प्लीज रिवाइज करके आना, और आई होप कि समझ में आ गया होगा। जो थोड़ा बहुत रह गया होगा, अगर मान लो इसमें किसी को डाउट आता है तो वो प्लीज कल आके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। Slide share. ओके मैम।